चलिए मूव करते हैं आगे। थोड़ा सा चीज़ों को मैं रिपीट भी कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा जो है वो रिवाइज कर लेते हैं अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था अबाउट लिंक्ड लिस्ट। My question is why we need linked list or dynamic data. जबकि हमारे पास स्टैटिक डेटा है, ठीक है, तो स्टैटिक डेटा होने के बावजूद जो है वो हमें स्टैटिक डेटा की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ हमने लास्ट क्लास में बात की थी किसके बारे में, एरेज के बारे में, एरेज की बात की थी, ठीक है ना। तो जब हमारे पास एरेज का कंसेप्ट है, बेसिक टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि आपने जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स कि जो है वो अगर हम स्टूडेंट का आईडी स्टोर कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर आप स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसमें स्टूडेंट का आईडी है, उसका नेम है, उसके मार्क्स हैं, उसकी लेट से एक पिक्चर है या कोई जो है वो उसका एड्रेस है। तो ये जब हम स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर में देखते थे तो एक तरीका ये था हमारे पास कि हम यहाँ हर डेटा मेंबर के लिए अलग से एरे लेते हैं। ठीक है, इशू क्या आ रहा था उसमें कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट था, ठीक है ना। अरे हमने जो है वो आईडी के लिए ली, एक एरे जो है वो हम नेम के लिए ले रहे हैं, एक एरे जो है वो हमने मार्क्स के लिए ले ली, एक एरे जो है वो हमने उसकी पिक्चर स्टोर करने के लिए ले ली, ठीक है। तो वो डिफिकल्ट था। देन हमने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि हम स्टैटिक स्ट्रक्चर की तरफ मूव हुए, ठीक है, कि हम सेपरेटली नहीं स्टोर करते, हम ऐसे कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स जो है ना वो बना लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर बेसिकली जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप थी, ठीक है ना। User defined data type while using primitive data types. Primitive data types कौन सी है आपके पास, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, ये सारी जो है वो आपके पास primitive data types है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने जो है वो इनको यूज करते हुए एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना ली, जिसको हमने कहा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इनिशियली स्ट्रक्चर जो है वो कंसेप्ट था सी लैंग्वेज में, ठीक है। सी लैंग्वेज में जब स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट था तो दैट मीन्स कि वहाँ क्या था कि हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना था एक जगह पे, जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा बनानी थी। क्योंकि जब हमने ये देखा कि हमने एक एरे ले ली, इंटीजर की, एक फ्लोट की, एक किसी और टाइप की ले ली, तो हमारे लिए उसको डेटा को मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है। डेटा की मैनिपुलेशन जो है वो हमारे लिए डिफिकल्ट होती थी। लेकिन जब हमने जो है वो इसको स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में कर लिया है, ठीक है। अभी आप लोग बुक भी पढ़ रहे हैं, बुक में आप लोगों ने देखा है कि आप कहते हो कि एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट्स बेसिकली जो है वो का जो कंसेप्ट था वो बेसिकली स्ट्रक्चर्स से जो है वो लिया गया है, ठीक है। वहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट्स में ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये होता है कि आपका जो है वो प्रिमिट उसका डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर्स में हमें कंसर्न सिर्फ डेटा के साथ है। तो क्या हुआ है कि हमने उसको जो है वो स्ट्रक्चर्स के थ्रू जब हमने कर लिया है तो हमारे लिए जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करना इजी हो गया। हमने सिंपल क्या किया था, हमने ये किया था, हमने एक वर्ड यूज किया था स्ट्रक्ट। तो यहाँ जितने डेटा मेंबर्स थे वो हमने उठा के यहाँ इसको प्लेस कर दिए, ठीक है। हमने कहा जी इंटीजर आईडी है, फ्लोट मार्क्स है, स्ट्रिंग टाइप का आपके पास जो है वो एड्रेस है, एक्सेट्रा जो भी डेटा मेंबर्स लेना चाहे, ठीक है।
सो स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमने क्या किया कि हमने जो है वो ऑब्जेक्ट्स बना लिए, हमने जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना ली। अब इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को जब हमने यूज करना था, हमने कहा बेसिकली जो है वो लिंक लिस्ट में इसके हम अगर एरे भी बना लेते ना, एक सोल्यूशन ये था कि हम सेपरेटली एरेज नहीं बनाते, हम स्ट्रक्चर की एरे बना लेते हैं। एक तो सोल्यूशन ये भी था, ठीक है, लेकिन उसमें इशू क्या आ रहा था जी, उसमें इशू क्या आना चाहिए, क्या आ रहा होगा? फिक्स्ड मेमोरी, ठीक है ना। जब हम स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं तो हाँ हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहाँ हमारे पास जो है वो मेमोरी एलोकेशन जो होती है वो कंपाइल टाइम में होती है, ठीक है ना। जब कंपाइल टाइम में मेमोरी एलोकेशन होती है दैट मींस कि वो फिक्स्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो वेरिएबल नहीं है यहाँ। लेकिन जब हम डेटा उसकी लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिंक लिस्ट में हमें एडवांटेज क्या हुआ कि हम रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करवा रहे हैं। रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करवाने की वजह से अब बेनिफिट ये है आपके पास कि जो है वो आप ग्रो एंड श्रिंक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। मेमोरी चाहिए एलोकेट करा लो, मेमोरी नहीं चाहिए उसको फ्री करा लो, ठीक है ना। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसके जो है वो प्रोस एंड कॉन्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एरेज के, एरेज का हमने बताया था कि एक चीज के एरे फास्ट है, ठीक है ना, बेनिफिट है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। लेकिन इसके जब हम इसके कंस्ट्रेंट्स देख रहे हैं तो हमें पता चला है कि ये यहाँ इशू ये है कि या फिर जो है वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है या शॉर्टेज ऑफ मेमोरी है। क्लियर? तो हमने क्या किया कि हम जो है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव हो गए। वहां हमने उसको जो है वो क्या कर लिया है कि हमने जो है वो पॉइंटर्स को यूज करते हुए रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करवा ली, ठीक है। सो हमने एक पॉइंटर यूज किया यहाँ, एक ये आपके मैंने कहा था कि इसके दो पार्ट्स हैं आपके पास स्ट्रक्चर के, जिसको हम नोड कह रहे हैं। इसको बेसिकली मिला के हम जो है वो एक नोड कह रहे हैं। इस नोड के दो पार्ट्स हैं, एक जो है वो आपके पास डेटा पार्ट है, ये आपके पास डेटा पार्ट है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो है वो आपके पास एड्रेस पार्ट है। रेड में लिखूंगा, ये आपके पास जो है वो एड्रेस पार्ट है। तो जब भी मैं कोई नोड क्रिएट करूंगा तो उसमें उस नोड में जो है वो दो पार्ट्स होंगे, एक जो है वो हमारे पास जो है वो डेटा पार्ट होगा और दूसरा जो है वो एड्रेस पार्ट होगा। डेटा पार्ट जो है वो जितने भी डेटा मेंबर्स हम लेना चाहें उसमें आ जाएंगे, और एड्रेस पार्ट में क्या होगा, एड्रेस पार्ट में जो है वो हमारे पास नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने के लिए हमारे पास एक एड्रेस का पॉइंट होगा। क्लियर? यहाँ तक ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने जो है वो कहा जी कि हम लिंक लिस्ट में ना वो क्रिएट करते हैं, नई नोड क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमने इजीली ये काम किया, मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे जो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम लोग डेटा पे अप्लाई कर सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि इंसर्शन, डिलीशन और डिस्प्ले, अपडेट वगैरह जो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इंसर्शन में मैंने आपसे कहा था जी कि हमारे पास इंसर्ट जो है वो डेटा एंड पे हो सकता है, इंसर्ट डेटा स्टार्ट पे हो सकता है, आफ्टर स्पेसिफिक वैल्यू हो सकता है, आफ्टर हो सकता है और बिफोर स्पेसिफिक हो सकता है। क्लियर? सेम यही सारे ऑपरेशन जो है वो आपके पास जो है वो डिलीशन में भी होते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह जो है वो आपके पास डिस्प्ले में आपके पास ऑपरेशन है। तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे वो यूजर ड्रिवन, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा,
ठीक है। मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम में क्या होगा, आपके पास जो है वो जब तक मैं प्रोग्राम से एग्जिट नहीं कर रहा, ठीक है, मुझे प्रोग्राम में एग्जिट ना करने दे। तो इंसर्शन के मेथड में जब मैं गया, मैंने कहा इंसर्ट एट एंड। इंसर्ट एट एंड में मैं अगर करता हूँ उससे तो स्ट्रक्चर्स आपको कैसे चले, स्ट्रक्चर मैं दोबारा लिख देता हूँ जी, STRUCT, STU के नाम से लिख देता हूँ इंटीजर ID फ्लोट मास, और एक पॉइंटर है हमारे पास नेक्स्ट के नाम से। अब एडिशनली जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो पॉइंटर्स ले लेते हैं, फर्स्ट के नाम से और एक पॉइंटर ले लेते हैं हम लास्ट के नाम से। क्लियर? तो हम यहाँ ये कर लेते हैं, इसको इनिशियली जो है वो इन सारे पॉइंटर्स को नल साइन कर देते हैं ताकि जो है वो डैंगलिंग पॉइंटर ना बने। सारे पॉइंटर्स को हमने नल साइन कर दिया। अब कौन बताएगा मुझे कि पॉइंटर नंबर 1, 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि तीनों पॉइंटर्स का डिफरेंस क्या है। देखें, नेक्स्ट का जो पॉइंटर है ये क्या करेगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे स्टूडेंट का तो उसका पार्ट होगा। दैट मींस कि जितनी भी नोड्स मैं क्रिएट करूंगा उसमें ये नेक्स्ट पॉइंटर होगा। लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट उनके स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, सो प्रोग्राम में सिर्फ एक दफा क्रिएट होंगे, ठीक है ना। 1 वाला जो पॉइंटर है ये हर दफा जब भी नोड क्रिएट करोगे ये क्रिएट होगा। 2 और 3 जो पॉइंटर है वो सिर्फ एक दफा प्रोग्राम में आएंगे आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नल साइन कर दिया, इन दोनों को भी नल साइन कर दिया। उसके बाद मैं इंसर्शन के मेथड में जाता हूँ। इंसर्ट के मेथड में जब मैं गया तो मैंने उसे ये कहा जी कि सबसे पहले, अब यहाँ मैं अगर देखता हूँ तो मुझे प्रोग्राम में जो पॉइंटर्स चाहिए, एक मुझे पॉइंटर चाहिए फर्स्ट के नाम से, एक पॉइंटर चाहिए मुझे लास्ट के नाम से, अभी तक जो आपने लिया हुआ है। क्लियर? इंसर्ट के मेथड में गया, मैंने कहा STU करंट इज इक्वल टू, या मैं इसको 2 लाइनों में लिख देता हूँ, करंट इज इक्वल टू न्यू एचपी। यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट समझने वाला है कि जब मैं उसे ये कह रहा हूँ कि एक पॉइंटर मुझे चाहिए करंट, ठीक है, ये स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर है। पॉइंटर जिस टाइप का भी हो उसने मेमोरी एक जैसी लेनी है। इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तब भी उसे मेमोरी लेनी है, ठीक है, मे बी 2 to 4 बाइट्स ले रहा है, ठीक है, या फिर जो है वो चाहे वो स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर है उसने सिर्फ एड्रेस स्टोर करना है आपके पास। क्लियर? सो करंट पॉइंटर जो था वो मेमोरी की लोकेशन जो है वो लेट्स से मैं उसे कहता हूँ जी के कहीं जो है वो एक पॉइंटर यहाँ मैं ले लेता हूँ जी करंट के नाम से, ठीक है। इनकी अपनी लोकेशंस है। लेट्स से इसका पॉइंटर का एड्रेस है जी 3434। फर्स्ट का जो एड्रेस है वो है हमारे पास 14441 और लास्ट का जो एड्रेस है वो हमारे पास है जी 2442, ठीक है। जस्ट पॉइंटर्स हैं। इनिशियली इनके पास क्या है, फर्स्ट के पास भी नल है और लास्ट के पास भी नल है, ठीक है। बल्कि इवन मैं ये कहूंगा कि यहाँ, ठीक है, ओके, मैंने यहाँ ऑलरेडी जो है वो नल असाइन किया हुआ था नेक्स्ट को भी,
इसलिए ताकि ये डैंगलिंग पॉइंटर ना बने, अपनी मर्जी से किसी गार्बेज वैल्यू को पॉइंट ना करना शुरू कर दे। मैंने इसको नल साइन कर दिया, उसके बाद फर्स्ट और लास्ट दोनों को मैंने नल साइन किया हुआ है। आगे मूव करते हैं जी। तो जब मैंने यहाँ इसको देखते हैं, अगर ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 1 में अगर आप देखें, मैंने एक पॉइंटर लिया करंट के नाम से, ये पॉइंटर आ गया, ये मेमोरी की लोकेशन 3434 पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट लाइन नंबर 2 में जब मैं गया हूं, मैंने कहा है करंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। क्या हुआ इसका इम्पैक्ट ये हुआ है, मेमोरी में कहीं भी किसी लोकेशन पे जो है वो एक नया रिकॉर्ड जो है वो स्टूडेंट का क्रिएट हुआ है। ठीक है, लेट्स से मेमोरी की लोकेशन है हमारे पास ये टेट्रा4, ठीक है, उसमें मैं उसका आईडी ले लेता हूं, ठीक है, CN करंट ऑफ आईडी, ठीक है। सेम इस तरह जो है वो उसके मार्क्स में ले लेता हूं इनपुट, क्या होगा यहाँ इम्पैक्ट। तो जब मैंने इसे ये कहा है कि जी करंट में जो है वो इनपुट ले लो, करंट में इसमें लेट्स से इनपुट ले ली, रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी इसका जो है वो 5 है, इसके जो है वो मार्क्स है लेट्स से 2.4। यहाँ डिफॉल्ट में नल पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ इसको नेक्स्ट को जो है वो नल साइन कर दिया था। उसके बाद जब मैं आगे मूव करता हूँ, इससे अभी तक क्या हुआ, ये पॉइंटर का करंट पॉइंटर मुझे इस लोकेशन पे मिला था। नेक्स्ट स्टेप पे मैंने उसे कहा करंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है मेमोरी की लोकेशन, इस लाइन से क्या हुआ है, ये जो इस कोड से ये हुआ है सॉरी, इस कोड से ये हुआ है कि मेमोरी की लोकेशन टेट्रा4 पे, ठीक है, यहाँ मैं इसको हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है, मैं यहाँ इसको सिंपलीफाई करने के लिए न्यूमेरिक में कर रहा हूँ। टेट्रा4 लोकेशन पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, यहाँ 1 वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये पूरी लाइन जो कंप्लीट हुई है सॉरी, तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो करंट पॉइंटर था इसके पास एड्रेस आ गया क्या, टेट्रा4। लाइन नंबर 1 में सिर्फ मेमोरी के जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, लाइन पार्ट 1 में सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, और जब पार्ट 2 कंप्लीट हुआ है तो ये जो नई मेमोरी की लोकेशन पे हमें मिली थी वो कहां से असाइन हो गई, करंट पॉइंटर को। क्लियर? उसके बाद आगे मूव करते हैं। अब कैसे पता चलेगा हमें कि ऑलरेडी कोई लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। यूजर कह रहा है कि इंसर्ट आइडेंटिटी, कि लिस्ट जो बनी हुई है पहले की, जो लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, उसके एंड में जाके जो है वो नई नोड जो है वो क्रिएट कर दो, उसको लिंक कर दो। क्वेश्चन ये है, क्या जो है वो इससे पहले कोई नोड एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? जी देखो, आपका प्रोग्राम का फ्लो जो है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो उसने क्या किया है, उसने फर्स्ट को भी नल असाइन कर दिया है और लास्ट को भी नल असाइन किया है। उसके बाद वो मेन में आया है। मेन में जब गया था तो वहां से उसने इंसर्ट का मेथड कॉल किया है। सो अगर चेन एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी तो फर्स्ट और लास्ट दोनों को नल होगा। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं हमारे पास फर्स्ट और लास्ट दोनों में नल पड़ा हुआ है। सो हमने कहा उसे इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, अगर फर्स्ट में नल पड़ा हुआ है तो क्या करो, फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल टू करंट। अगर फर्स्ट में नल पड़ा हुआ है, यस फर्स्ट में तो नल पड़ा हुआ है अभी तक,
तो क्या करो, ये जो अभी हमने मेमोरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसमें हमने ये वैल्यू स्टोर की है, यही फर्स्ट है और यही लास्ट है। क्लियर? ठीक है, इससे पहले कोई ऑब्जेक्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा था। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, अज्यूम करते हैं कि आपने दोबारा से इंसर्ट एंड एंड का मेथड कॉल किया, इंसर्शन का मेथड दोबारा से आपने कॉल किया है। तो अभी आप आते हैं जी, आपने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर 3 है, उसके जो है वो 3.5 है, ठीक है, और अभी उसमें नल पड़ा हुआ है, ठीक है। करंट पॉइंटर ये है, अब पहले करंट पॉइंटर ये था जो कि क्रॉस हो गया, ठीक है ना। जब आप यहाँ आए हैं, आपने कहा है करंट इज इक्वल टू म्यू एस टी यू, तो जो है वो करंट के पास क्या आ गया, नया ऑब्जेक्ट जो आपने क्रिएट किया उसका एड्रेस आ गया। लेट्स से ये एड्रेस है जी आपके पास मेमोरी की लोकेशन 6565, ठीक है। सो क्या हुआ, करंट के पास अब आ गया 6565। क्लियर? आपने इनपुट ले ली, उसके बाद आपने कहा इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, क्या फर्स्ट में नल पड़ा हुआ है ना। इफ फर्स्ट इज इक्वल टू नल, फर्स्ट में नल होगा तो इसका क्या मीनिंग है, दैट देयर इज नो चेन, ठीक है ना। सो हमने क्या किया, हमने जब चेक किया तो फर्स्ट में, तो यहाँ अगर आप देखो हमने फर्स्ट में पहले एड्रेस पड़ा हुआ था भाई, आपने इसको अपडेट नहीं किया। 1441, सॉरी 1441 नहीं था, क्या था, टेट्रा 4 था, और लास्ट में भी आपके पास टेट्रा 4 था इससे पहले, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट में आपके पास जो है वो टेट्रा 4 था और लास्ट में भी टेट्रा 4 था, जो कि कौन सी नोड थी, ये वाली फर्स्ट वन नोड थी। लेकिन अब जब आपके पास फर्स्ट में नल नहीं है, फर्स्ट के पास टेट्रा 4 पड़ा हुआ है, तो दैट मींस के अभी चेन को एग्जिस्ट कर रही है, एल्स में चले जाओ। अब क्या करना है, सिंपल सी बात ये, मैं आपसे कहता हूँ जी कि ये एक जो है ना वो रेल है, रेल में एक नया डब्बा जो है वो एंड में जाकर उसको लिंक कर दो, तो क्या करोगे, इसकी चेन जो है वो इसके साथ लिंक कर दोगे, ऐसे ही करोगे ना, ठीक है। वही काम हमने भी करना है। हमने कहा जी कि जो भी कोई लास्ट वन नोड है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि फर्स्ट पॉइंटर नाम से जो पॉइंटर है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, लास्ट नाम से जो पॉइंटर है वो लास्ट नोड को पॉइंटर कर रहा है। पॉइंटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमने अपनी इसी आसानी के लिए सिर्फ फर्स्ट और लास्ट इसका नाम रखा हुआ है। अब हमने क्या कहा कि अगर लास्ट में नल नहीं है, अगर लास्ट में नल नहीं है तो उसका मतलब यह है कि चेन एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो क्या करो कि लास्ट के नेक्स्ट में एड्रेस स्टोर कर दो, किसका, करंट का। सो 6565 यहां आ गया, जो कि एड्रेस है किसका, इस नोड का। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट। लिंक हो गया। लिंक होने के बाद अब हमने क्या करना है, अब अभी तक फर्स्ट और लास्ट दोनों पॉइंटर्स इसी को पॉइंट करें, पहली नोड को। चेंज होना चाहिए कि नहीं, डेफिनेटली। अब लास्ट इसको आ जाना चाहिए। सो हम कोड में क्या करेंगे, लास्ट इज इक्वल टू करंट। सो यहां लास्ट जो पॉइंटर है उसके पास अब एड्रेस आ जाएगा क्या, 6565। क्लियर। सो जितनी दफा इंसर्शन का मेथड आप कॉल करेंगे, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा लाइन 192 से। उसके बाद आपने इनपुट ले ली, इनपुट लेने के बाद आपने चेक किया कि अगर फर्स्ट में नल है तो डेफिनेटली अगर चेन बनी हुई है तो फर्स्ट में नल नहीं होगा, एल्स में चले गए। लास्ट पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है इस नोड को, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर को मैं एड्रेस स्टोर कर दो, किसका,
जो अभी नोड क्रिएट की है, जिसको करंट पॉइंटर पॉइंट करा है, उसके बाद आपने क्या किया है, लास्ट को आगे मूव कर दिया। यहां तक भी कंफ्यूजन क्लियर है? ओके जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे नोड एंड में नहीं इंसर्ट करनी, मुझे नोड स्टार्ट में इंसर्शन करनी है जी। मींस के अब पहले क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ एंड में इंसर्शन किए जा रहे थे। अब मैं इसे कहता हूँ इंसर्ट जो करना है वो स्टार्ट में करना है। कोड में क्या चेंज आएगी जी? देखो क्या ये लाइन नंबर 1 2 आएगी कि नहीं? डेफिनेटली आएगी। ठीक है, इनपुट आपने ले ली, उसके बाद इफ दी कंडीशन फर्स्ट इज इक्वल टू नल आएगी कि नहीं? आएगी डेफिनेटली। ठीक है, उसके बाद एल्स में चले गए। एल्स में आपने क्या कहा है, आपने कहा है जी अब आपको स्टार्ट में चाहिए, ठीक है ना। अब यहां मैं इसको ऐसे कर देता हूं जी कि यहां नई नोड क्रिएट करता हूं, ठीक है, और इसमें लेट से जो है वो पड़ा हुआ है आपके पास वैल्यू जी 7, रजिस्ट्रेशन नंबर 7 है और उसका मार्क्स है जी लेट से 3.5 और यहाँ अभी लगा हुआ है। लोकेशन है मेमोरी की टेट्रा 5। क्लियर? if first is equal to null, no, first is not equal to null, first के पास टेट्रा 4 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट लाइन, लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट करेंगे क्या होगा, वो तो एंड में जाके लिंक कर देगा उसको, हमें लिंक करना है स्टार्ट में। सो क्या करेंगे, अगर आप उसको कर दें जी के पहले इसको फर्स्ट बना दें ये नहीं, ठीक है, एड्रेस लॉस हो जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, यहां एड्रेस स्टोर करेंगे फर्स्ट वन नोड का, ठीक है ना। तो कैसे मिलेगा हमें, करंट जो पॉइंटर है उसके नेक्स्ट में क्या स्टोर करता हूं, फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी ये हुआ है, ये करंट पॉइंटर था, इसके पास एड्रेस आ गया इसका। क्लियर? उसको बता क्या कहा है, क्या लास्ट इज इक्वल टू करंट, लास्ट इज इक्वल टू करंट। और यहां डायग्राम में क्या चेंज आई थी, जब आपने कहा करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट तो ये लिंक हो गया। उसके बाद जब आपने कहा फर्स्ट इज इक्वल टू करंट तो फर्स्ट के पास क्या आ गया, करंट के पास, करंट को अपडेट नहीं किया था हमने, करंट के पास क्या था, ठीक है, वही सेम एड्रेस जो है वो हमारे पास फर्स्ट में भी आ गया। क्लियर? यहां तक डिफरेंस। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ जी जी, इसके बाद सर हम करंट को डिलीट करेंगे नल भी फ्री करने के लिए नहीं, करंट का जो देखो, जब आपका प्रोग्राम यहाँ से एग्जिट कर जाएगा ना इस मेथड से, तो करंट ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो गया। करंट में तो सिर्फ जो है ना वो क्या था, वो एक जो है वो उसमें सिर्फ जो है ना एड्रेस स्टोर हुआ था, वो पूरा ब्लॉक नहीं था। करंट एक पॉइंटर आपने लिया हुआ था जो क्या कर रहा था, उसके बाद जो है वो एड्रेस स्टोर हुआ है यहाँ, ठीक है। अब अगर चेन में अगर आप देखें लिंक लिस्ट से हम इसको क्यों कह रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट वन वाले का एड्रेस है, ये फर्स्ट था, फर्स्ट वन वाले का एड्रेस है और लास्ट वन वाले का एड्रेस है। फर्स्ट से हम कह रहे हैं कि सेकंड का एड्रेस दो, सेकंड से कह रहे हैं थर्ड का एड्रेस दो एंड सो ऑन। हम डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को, फिफ्थ ऑब्जेक्ट को या 100th ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि एरे में हम कर सकते हैं। डेफिनेटली हम डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते। फर्स्ट नोड से जाएंगे सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे,
ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है कि ये स्लो है। एरे में आपके पास पूरा ब्लॉक है मेमोरी का। जब पूरा ब्लॉक है आपके पास मेमोरी का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट लोकेशन वाले का एड्रेस आपको पता है, ठीक है। देन आपको ये भी पता है कि उसका जो है वो जो एरे का इंडेक्स है वो किस साइज का है, जो एलिमेंट्स आपने उसमें स्टोर किए हो वो किस साइज के हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके आप एड्रेस जो है वो नेक्स्ट नोड का ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेते हैं। यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये मेमोरी की डिफरेंट लोकेशन में पड़ा हुआ है, ये मेमोरी की डिफरेंट लोकेशन में पड़ा हुआ है, ये किसी और लोकेशन में पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट और लास्ट का एड्रेस हमारे पास पता है, उसके दरमियान जो है वो मिलियंस ऑफ नोड्स जो नहीं है, हमें उनका एड्रेस नहीं पता। क्लियर? क्योंकि यहाँ से आप देखें ना, अगर आप जब आपका ये मेथड चल रहा है, सिर्फ 3 पॉइंटर्स हमने यूज किए हैं, फर्स्ट, लास्ट और करंट। फर्स्ट के पास हमें पहली नोड का एड्रेस है, लास्ट के पास लास्ट वाला नोड का एड्रेस है, वो दरमियान में जितनी भी है वो आपस में लिंक हुई हुई है। इसीलिए इसका नाम जो है वो हमने लिंक्ड लिस्ट है। जी किसका? देखें, 2 तरीके हैं। या तो फिर यहाँ आप इसको नल असाइन करते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, यहाँ इसको नल असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। आपने यहाँ भी इसको नल असाइन नहीं किया, उसके बाद यहाँ भी आपने इसको नल असाइन नहीं किया हुआ था, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ नल नहीं होगा। मैं आपसे कहता हूँ लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करके दो। आप क्या करोगे? यहां से यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, यहां कोई भी गार्बेज पड़ा होगा, वहां से उसको एक्सेस करने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो टू बी सेफ हमने क्या किया है कि हम या तो यहां इसको साइन करें, क्योंकि इंसर्शन के डिफरेंट मेथड है, तो बार बार हमें कोड करने के बजाय हमने क्या किया, उसको यहीं उसको नल साइन कर दिया। क्लियर? जी, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। फर्स्ट जो था वो आपके पास अभी जैसे अभी जो है वो लास्ट नोट क्रिएट हुई थी, लास्ट वन, इसका एड्रेस था 9494, ठीक है। तो करंट में था 949, ठीक है। फर्स्ट वन वाले का एड्रेस था 3434, लास्ट वन वाले का एड्रेस है 9494। क्लियर? सो हमने क्या किया है, हमने यहाँ जो है वो एक नई नोट क्रिएट की, ठीक है, उसमें एड्रेस था, ठीक है। नेक्स्ट वन जो नोड है उसमें एड्रेस है हमारे पास, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 7 है, उसका 3.5 है, और यहाँ हमारे पास नंबर है, यहाँ इसका एड्रेस है स्टूडेंट वाले का एड्रेस था 34 लाइक इसके पास एड्रेस था 5353, इसके पास एड्रेस था
9494 तो लास्ट के बाद नल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे डेटा इंसर्शन करनी है आफ्टर स्पेसिफिक वैल्यू, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को मैं सर्च करता हूँ, उसके बाद इंसर्शन करनी है। स्पेसिफिक वैल्यू लेट्स से 3 है, क्या ठीक है, 3 के बाद मैं इंसर्शन करना चाह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे 3 को सर्च करना पड़ेगा, 3 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर 3 एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके बाद वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका मतलब यह है कि मुझे मैसेज दे दूंगा कि वैल्यू नॉट एग्जिस्ट, आईडी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो हमें क्या करेंगे, यहाँ कोड में क्या चेंज आएगी, हम सर्च वाले मेथड में जाते हैं, बल्कि इवन हम सबसे पहले जो है वो डिस्प्ले को देख लेते हैं, डिस्प्ले कैसे होगा ये डेटा। मैंने एक की पॉइंटर लिया जो कि फर्स्ट को पॉइंट करा है, क्लियर, एक की पॉइंटर लिया जो कि फर्स्ट नोड को पॉइंट करा है। मैं से ये कहता हूं कि while p is not equal to null, तो क्या करो, cout id is p of id, ठीक है जी, मार्क्स जो है वो p of मार्क्स, उसके बाद मैं उसको कहता हूँ ठीक है क्या p is equal to p of next। क्या हुआ है यहाँ जब मैंने उससे ये कहा है P फर्स्ट के इक्वल है, तो P में जो है वो हमारे पास क्या आ गया 3113, सॉरी फर्स्ट में क्या है 3434, ठीक है, फर्स्ट में क्या आ गया P के पास भी सेम एड्रेस आ गया 3434। उसके बाद जब मैंने उससे ये कहा है कि while P is not equal to null, जब तक P में null नहीं आ जाता क्या करो, P का ID डिस्प्ले करो, P के मार्क्स डिस्प्ले करो। P का ID क्या है अभी, P इसको पॉइंट कर रहा है, P का ID है 5, देन उसका मार्क्स डिस्प्ले किया 2.4, उसके बाद क्या किया उसने P is equal to P of next। P का नेक्स्ट क्या है अभी 6565 6565 किसका एड्रेस है, इस नोड का, तो उसका क्या मतलब हुआ, जंप करके P जो है वो यहाँ आ गया, P जब जंप करके यहाँ आ गया है, उसके बाद उसने चेक किया क्या P में नल है, नहीं है P में नल, उसने क्या किया P का ID डिस्प्ले किया, P के पास डिस्प्ले किया, दोबारा P को आगे ले गया, ठीक है। सेम इस तरह जब वो एंड में जाएगा P तो उसे नल मिल जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। आप इवन ये भी कर सकते हो कि जब तक जो है वो डू व्हाइल लूप से इसको कर लो और जब तक कि आपके पास जो है वो उसमें लास्ट के इक्वल ना हो जाए, ठीक है ना, लास्ट के इक्वल होगा तो फिर वो अब लास्ट वैल्यू डिस्प्ले करके उसको टर्मिनेट कर सकते, डिफरेंट वेज से आप डिस्प्ले कर लेंगे, क्लियर। ओके जी, अगर आपको डिस्प्ले का आइडिया हो गया है तो सर्च करना तो बहुत ईजी है, सर्च करने में मैं उससे ये कह रहा हूं एक पॉइंटर ले लो P जो फर्स्ट को पॉइंट करा है और उस वक्त तक मूव करो जब तक कि ये जो यूजर ने की पास की है वो नहीं मिल जाती। हमने उसको मूव करने पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, हमने उसे ये कहा है while P is not equal to null, जब तक P में null ना हो, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने यूज किया था इसको आर का ऑपरेटर, ठीक है ना, while P is not equal to null or P of ID is not equal to key, तब तक क्या करो, हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है, अभी हम P को सिर्फ आगे मूव करें,
लेकिन अगर आप आर का ऑपरेटर यूज करते हो, उसको वैल्यू मिल जाती है, आपने 3 फाइंड करना था, 3 पे जब आया वैल्यू उसको मिल गई, ठीक है। आपका प्रोग्राम फिर भी आगे मूव करेगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे और इसको एंड पे लेके जाएंगे, ताकि इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी जब फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम आपका लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाए। क्लियर? टर्मिनेट करने के बाद मैं यहां उसको चेक कर सकता हूं इस ब्लॉक में कि इफ P is equal to null, that means cout not found, else cout found. क्लियर? लेकिन मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये सर्च का मेथड मैंने इसलिए लिखा था, मैं चाह रहा हूं कि मैंने नई वैल्यू इंसर्ट करनी है आफ्टर 3, ठीक है ना। की जो यूजर ने पास की है, अगर वो की मिल जाती है तो उसके बाद नई नोड इंसर्ट करे प्रोग्राम अगर। सो क्या हुआ, मैं यहां इसको जो है वो वाइड के बजाय जो है वो इसको कहता हूं मुझे पॉइंटर रिटर्न करो STU टाइप का। STU टाइप का पॉइंटर मुझे रिटर्न करो, तो फिर मुझे क्या होगा, मैं ये सारा ब्लॉक लिखने के बजाय जो है वो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं इसे कहूंगा रिटर्न P। क्लियर? सो जब मैं इसे रिटर्न P किया है, तो जहां कहीं से मैं सर्च का मेथड कॉल करूंगा, सर्च का मेथड कॉल करूंगा और वहां मैं उसको कहता हूं कि जो है वो जो भी ये वहां वैल्यू रिटर्न करेगा वो डेफिनेटली जो है वो उसका एड्रेस होगा। अब मैं उसे ये कहता हूं जी, इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं आप। से बस ये कहता हूँ कि insert after integer B, B पॉइंटर यहाँ यूज कर लेते हैं, यहाँ भी सर्च का मैंने निकाल किया और इससे की पास कर। अब क्या होगा, अब मैंने उसको अगर की पास की है यहां आते ही, सर्च का मेथड कॉल हुआ, जब सर्च का मेथड कॉल हुआ है तो उसने क्या किया, पॉइंटर रिटर्न किया है। पॉइंटर जो रिटर्न किया वो किसका किया है, इस लोकेशन का, P यहां था। क्लियर? अब उसके बाद क्या करना है, मैंने नई नोड इंसर्ट करनी है। जब मैंने नई नोड इंसर्ट करनी है, बहुत इजी है मेरे लिए, ये नई नोड मैंने क्रिएट कर ली करंट के नाम से। कैसे क्रिएट करूंगा, STU static करंट इज इक्वल टू न्यू STU, ठीक है। उसके बाद मैंने चेक किया कि सीएल आप इसमें आईडी ले ले, मार्क्स ले ले, कुछ भी वैल्यूज जो इनपुट करनी है वो आप इनपुट करा ले इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ बल्कि इवन सर्च से पहले हम ये भी तो चेक करेंगे, नई नोड क्रिएट करने से पहले
कि वेदर का वो वैल्यू मिली भी कि नहीं मिली, ठीक है ना। सो यहां ये कंडीशन आएगी इफ P is not equal to null, अगर P में null नहीं है तब ये काम करो, क्लियर। अगर P में null नहीं है दैट मींस की वैल्यू मिल गई है, तब आपने क्या करना है, नई नोड क्रिएट कर ली, उसमें वैल्यूज आपने इनपुट कर ली। वैल्यूज इनपुट करने के बाद क्या करेंगे, दो केसेस हो सकते हैं। क्या क्या दो केसेस हो सकते हैं जी? नहीं, हमने कहा है कि इंसर्ट आफ्टर डेफिनेटली बाद में ही करना है। ठीक है, कितने लोगों को आइडिया है वैसे कि यहाँ क्या दो केसेस हो सकते हैं? देखो दो केसेस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि जो आपको कह रहा है कि इंसर्ट आफ्टर, वो हो सकता है आपको लास्ट के बाद जो है वो यूजर ने एंटर किया 7, यूजर ने अगर 7 एंटर किया आईडी तो दैट मींस कि वो लास्ट के बाद इंसर्ट होगी। अब इस केस में आप लास्ट पॉइंटर को चेंज करोगे, लेकिन अगर जो है वो ये वैल्यू लास्ट के अलावा कोई वैल्यू है तो उसमें लास्ट को आपने चेंज नहीं करना, क्लियर। सो अब हमने उससे कहा अगर P जो है वो लास्ट के इक्वल है तो वही इंसर्ट एंड एंड का मेथड आ गया, क्लियर। इंसर्ट एंड एंड में क्या था, लास्ट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट और करंट इज इक्वल टू लास्ट, ओ सॉरी ठीक है, स्क्रॉल के रेस्ट कर लेते हैं। ये कोड का पार्ट जो है वो सबको आइडिया है इसका, क्लियर। अब उसके बाद आगे मूव करते हैं। अगर वो लास्ट के इक्वल नहीं है, 7 यूजर ने एंटर नहीं किया, यूजर ने 3 एंटर कर दिया। यूजर ने जब 3 एंटर किया तो आपने इसमें इनपुट भी ले लिया, आपने कहा जी कि जो है वो नई वैल्यू जो है वो लेट से 4 है, ठीक है, और उसमें जो है वो उसका आईडी जो है वो उसका मार्क्स जो है वो 1.5 है और अभी यहाँ नल बना हुआ है, ठीक है। तो करंट में आपके पास आ गया जी, इसकी लोकेशन है, लोकेशन हम अज्यूम कर लेते हैं जी टेट्रा 4, करंट में आ गया टेट्रा 4, क्लियर। पी में क्या है 6565, ओके जी। अब हम अगर उसे ये कहते हैं पी ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, हम उसे ये कहते हैं ये P है, इसके नेक्स्ट में जो है वो करंट डाल दो, ये चेन टूट जाएगी, क्लियर। ये चेन जो है वो टूट जाएगी। सो हम पहले क्या करेंगे, हम जो अवेलेबल स्पेस है उसको पहले यूटिलाइज करेंगे। सो करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, P पॉइंटर ये वाला है, ठीक है ना, करंट ये वाला पॉइंटर है, इसके नेक्स्ट में एड्रेस वो स्टोर कर दो जो कि P के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। P के नेक्स्ट में कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है 5353 जो कि 2 का एड्रेस है, एग्री। उसके बाद अगर हम उसे ये कहते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट, तो ये आप ठीक है, क्लियर। सो हमने उसे ये कहा करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट, P पॉइंटर के नेक्स्ट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो एड्रेस किसको दे दो, करंट के नेक्स्ट को। कौन सा जी
पहले क्या हमने कहा एक पी नोट इक्वल टू नल अगर सेटिस्फाई करती है तो नीचे वाली दो तो इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर P नल नहीं होगा इसका मतलब यह है कि आपको वैल्यू मिल गई। P नल किस सूरत में होगा, जब उसको वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है ना, जब उसको वैल्यू नहीं मिलेगी तब P में नल होगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, if P of ID, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, if P of ID is equal to P, लेकिन इसमें एक इशू होगा, एरर आ जाएगा नल होगा, एरर आ सकता है। क्यों एरर आ सकता है? क्योंकि नल होगा तो उसकी अगर P नल में पहुंच गया, अगर P नल पे पहुंच गया और आप उसके आईडी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, सो ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है किस केस में, जब आपको वैल्यू मिल जाए। सो टू बी ऑन सेफ साइड हम उसे कहेंगे कि P इज नॉट इक्वल टू नल। अगर P में नल नहीं है दैट मींस के आपको वैल्यू मिल गई है। P पॉइंटर वहां जाके रुक गया है जहां उसको वैल्यू मिल गई है। क्लियर हुआ? ठीक है ना, उसके बाद आपने कहा जी कि नई नोड क्रिएट की, उसके बाद आपने और उसके बाद जो है वो आपने ये कंडीशंस लगाई हैं। ठीक है जी, करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट। करंट ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल टू P ऑफ नेक्स्ट से क्या हुआ कि यहां आपने एड्रेस स्टोर कर दिया क्या 5353। क्लियर? डिफरेंट देखो, हमने यहाँ अभी क्या था, फर्स्ट भी उसी को पॉइंट करा था, लास्ट में उसी को पॉइंट करा था, करंट पॉइंट जो था। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही है कि आप कह लीजिए कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। ठीक है, हो सकता है। क्लियर? सो लाइन नंबर 1 से ये इम्पैक्ट हुआ, ये जो लाइन नंबर 1 है। ठीक है, और लाइन नंबर 2 से ये इम्पैक्ट हुआ। लाइन नंबर 2 कौन सी है? P of next is equal to क्लियर? ओके जी, अब मैं आपसे कहता हूं कि इंसर्ट बिफोर स्पेसिफिक वैल्यू क्या सही हो सकता है? इंसर्ट बिफोर स्पेसिफिक वैल्यू, क्या यहां सर्च होगा? होगा ना? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, सर्च जब होगा तो ये तो आपको ये P वाली नोट देगा, इससे पहले आपने इंसर्ट करनी है। आप बैकवर्ड तो मूव हो नहीं सकते, आप सर्च का मेथड चेंज कर सकते हो। आप सर्च का मेथड ऐसे चेंज कर सकते हो कि आपको एक नोड पहले जो नोड है उसका एड्रेस दे। ठीक, एग्जैक्टली। ठीक है ना, कि आपको इस नोड का एड्रेस ना दे। मैं आपसे कहता हूं 3 से पहले 2 से पहले इंसर्शन करनी है। जब मैंने 2 से पहले इंसर्शन करनी है तो दैट मींस के सर्च का मेथड जो है वो मुझे रिटर्न करे क्या? 3 रिटर्न करे। कंडीशन लगाओगे डेफिनेटली। अब उसके बाद आपने जब ये रिटर्न कर दिया उसने, तो अब आपके पास 2 कंडीशंस आ गए। बिफोर वाले में क्या कंडीशंस आएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं यूजर ने कहा कि 5 से पहले इंसर्शन करो। अगर 5 से पहले इंसर्शन करनी है तो क्या हुआ? स्टार्ट में इंसर्शन होगी। कंडीशन आपको जैसे इंसर्ट एट एंड उस पे इंसर्ट आफ्टर वाले पे आपने एंड चेक किया था, एंड चेक किया था ना, अब आप क्या चेक करोगे? फर्स्ट। बाकी वही है।
अगर ये कहता हूँ while की लूप में, सर्च के मेथड में मैं while की लूप में उससे ये कहता हूँ while p of next of id, p ये है, इसका नेक्स्ट ये वाला है, इसका id जब तक जो है ना वो p के इक्वल ना हो। ओके जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं जी। सो डिलीशन देख लेते हैं जल्दी से। ओके जी, डिलीशन का कीवर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, मेथड का नाम डिलीशन ही रखूंगा क्योंकि जो है वो कीवर्ड है, ठीक है ना। तो वही प्रोसेस हुआ, हमने कहा उसे जी के stu static p is equal to search को से आपने की ढूंढ दो, ठीक है ना। अब डिलीट का मेथड मैं यहाँ कॉमन बना रहा हूँ ताकि अगर जो है वो आपके पास जो है वो फर्स्ट वन वैल्यू को डिलीट करना है, लास्ट वन वैल्यू को डिलीट करना है या कहीं भी डिलीट करना है तो मैं की बेस पे उसको कर रहा हूँ। ये सेपरेट करना चाहिए पहले, हमें सेपरेट बताता हूँ पहले। चलें डेल फर्स्ट कर देते हैं इसको। अगर हम फर्स्ट वैल्यू को, फर्स्ट नोड को, फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हमने कहा जी कि जो है वो क्या हुआ है, हमें सर्च की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। stu static पहली नोड को, पहले रिकॉर्ड को अगर आपने डिलीट करना है तो क्या तरीका है? मैं आपसे कहता हूँ एक कैबिनेट है, उस कैबिनेट में से बुक निकाल के ले आओ। पहला चेक क्या होगा, कोई बुक उसमें है भी कि नहीं। सेम चेक यहाँ पे अप्लाई हुआ। आपने क्या कहा, कैसे चेक करोगे? फर्स्ट इज इक्वल टू नल, ठीक है। सो सी आउट नथिंग टू डिलीट। एल्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट में नल नहीं है, जैसे कि यहाँ हमारे पास फर्स्ट में नल नहीं है तो क्या करो? फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट और नेक्स्ट। पहले फर्स्ट को किसी पॉइंटर पे सेव करेंगे। सो हमने कहा उसे p इज इक्वल टू फर्स्ट। अब p पॉइंटर जो है उसके बाद फर्स्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने कहा उसे फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट। फर्स्ट को आपने आगे मूव कर दिया, फर्स्ट पहले ये था और फर्स्ट को आपने आगे मूव कर दिया। फर्स्ट के पास पहले एड्रेस था 3434, अब फर्स्ट के पास क्या एड्रेस आ गया 6565 जो कि यहां पड़ा हुआ था। एग्री? फर्स्ट अब यहां आ गया, उसके बाद p पॉइंटर तो यही पॉइंट कर रहा है अभी। अब हम क्या करेंगे, इस मेमोरी को डिलीट कर देंगे। सो हमने कहा आपसे डिलीट कौन सी? अब हमें जरूरत नहीं है ना कि वो सर्च वाले थे। कहाँ? अच्छा वो ऑलरेडी है वो, ठीक है, ये ऑलरेडी ऊपर गया होगा, ठीक है, इट्स ओके। हमने किया ना, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट। अगर सिर्फ हम ये काम करेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो मेमोरी यहाँ हमने क्रिएट, ये मेमोरी थी ना, ये यहाँ एग्जिस्ट करती रहेगी अनटिल अनलेस हम उसको डिलीट कीवर्ड से जो है उसको फ्री नहीं करते।
ओके जी, लास्ट वन नोट को डिलीट करना है। लास्ट वन नोट को डिलीट करना है। ये चीजें मैंने रिपीट आज सारा प्रोसेस इसलिए किया है, रिपीट किया सब कुछ, ताकि जो है वो किसी की जरा बराबर भी कंफ्यूजन यहाँ ना रहे। ठीक है, बिल्कुल आपको जो है ना वो कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए यहाँ। ठीक है, अभी भी आज की क्लास में कुछ लोग लैब में कुछ लोग ऐसे थे जिनको अभी भी इशू था। ठीक है, अभी अगर आपको कोई इशू रहता है दैट मींस कुछ नहीं हो सकता। मैंने 2 हफ्ते जो है ना वो रस्ट क्लीनिंग पे लगाए हैं। ठीक है, अगर वो रस्ट क्लीनिंग का प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल नहीं है तो दैट मींस के नथिंग टू डू। ओके जी, लास्ट नोट को डिलीट करना है। लेक्चर रिकॉर्ड कराने का पर्पस भी यही था कि आखिरी जो मेरे पास सोल्यूशन था वो यही था कि अगर लेक्चर रिकॉर्डेड होगा तो मे भी, ठीक है, जो लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है जी कि हम लोग घर जाकर उसको देखना चाहते हैं, उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके जी, लास्ट वन नोट को डिलीट करना है। अब आप बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा। सबसे पहला केस क्या होगा? एक चीज याद रखें, मैंने आपसे कहा है कि मुझे पेपर वर्क चाहिए। जब भी कोई काम करें यहाँ डेटा स्ट्रक्चर्स या एल्गोरिथम या कोडिंग से रिलेटेड, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो, सबसे पहले पेपर वर्क होगा। उसके बाद आप इजीली जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। डायरेक्ट कोडिंग वाला कंसेप्ट जो है वो अभी अपने माइंड से निकाल दें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट वन नोट को डिलीट करना है। मैं आपसे कहता हूं जी कैबिनेट है, उसमें से आखिरी बुक निकाल के ले आओ। सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? बुक वहां है भी कि नहीं? अगर वहां बुक है ही नहीं तो कौन सी बुक निकालोगे? नहीं है ना पॉसिबल। पहला चेक क्या आएगा? P इज इक्वल टू जो आपने P लिया था फर्स्ट के इक्वल, तो अगर वो नल है तो दैट मींस के नथिंग टू डू, ये पार्ट एज इट इज, एल्स पार्ट में चलेगा। अब आपने इस नोड को डिलीट करना है, लास्ट वन नोड को। अगर आपने लास्ट वन नोड को डिलीट करना है, क्या हो सकता है? सेकंड लास्ट वन ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि हम सबसे पहले ये करेंगे कि सेकंड लास्ट नोड तक मूव करेंगे। P पॉइंटर जो है वो मूव करते करते सेकंड लास्ट नोड तक आ जाएगा। सेकंड लास्ट नोड तक कैसे आएगा? जब P के नेक्स्ट में लास्ट पड़ा होगा। अगर P के नेक्स्ट में लास्ट पड़ा होगा तो इसका मतलब है ये सेकंड लास्ट नोड है। अब ये सेकंड लास्ट नोड है, तो अब हमने लास्ट नोड को डिलीट करना है। क्या हम इसको स्विच तक कर दें? इसको यहां ले आए और इसको यहां ले आए। हो सकता है कि नहीं? देखो ना, आपने इस नोड को लास्ट बना ना, मैं यही कह रहा हूं कि आप इस नोड को लास्ट बना लो, P पॉइंटर ये वाला रख लो। सिंपल सॉल्यूशन है। अब आपके पास यहां भी 2 केसेस हो सकते हैं मजीद। क्या कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही नोड हो? लास्ट नोड आपने डिलीट करनी है और आपके पास सिर्फ एक ही नोड हो, ये पॉसिबल है ना? ठीक है, कंडीशन आपकी पहले क्या आएगी? नथिंग के जब आपके पास वैल्यू नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, उसके बाद आपने चेक करना है क्या एक एलिमेंट तो नहीं है सिर्फ।
कैसे पता चलेगा सिर्फ एक एलिमेंट है? सो ऐसे वाले पार्ट में हमने कहा उसे if फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट, अगर फर्स्ट जो है वो लास्ट के इक्वल है, इसका मतलब ये है हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है। जब हमारे पास है ही सिर्फ एक एलिमेंट, तो हमने उसे क्या कहा? P इज इक्वल टू फर्स्ट और डिलीट P, ठीक है, और फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट इज इक्वल टू नल। एक एलिमेंट का हो गया, एक से ज्यादा एलिमेंट्स है। जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, P पॉइंटर यहां था ना, यहां आगे रुक गया है। जब P पॉइंटर यहां आगे रुक गया है, तो क्या मैं से ये कह सकता हूं कि डिलीट P ऑफ नेक्स्ट? अगर मैं उसे कहता हूं डिलीट P ऑफ नेक्स्ट, P तो मेरे पास है ना, P का नेक्स्ट कौन सा है? लास्ट। अगर मैं उसे ये कहता हूं डिलीट P ऑफ नेक्स्ट, तो ये वाली नोट डिलीट हो जानी चाहिए, इस नोट को डिलीट कर रहा हूं ना, ठीक है। या मैं उसे ये कहता हूं डिलीट लास्ट, डिलीट लास्ट कहता हूं, लास्ट नोड ये वाली है, किसी को डिलीट करना चाह रहे हैं ना, डिलीट लास्ट कर दिया। उसके बाद मैं उसे ये कहता हूं कि लास्ट इज इक्वल टू P, तो कुछ भी हो सकता है। देखो ना, लास्ट एक पॉइंटर है, उसके पास एड्रेस होल्ड हुआ है। जब आपने कहा डिलीट लास्ट, लास्ट के पास एड्रेस कौन सा था? 9494। उसने इस एड्रेस को फ्री कर दिया। उसने इस एड्रेस को जब फ्री कर दिया, उसके बाद आपने कहा लास्ट इज इक्वल टू P, कि यहाँ जो लास्ट पॉइंटर है इसमें एड्रेस को कर दो किसका? 5353। यहाँ डिफरेंट मैकेनिज्म है। और उसके बाद आपने लास्ट को नल भी करना है लास्ट के नेक्स्ट में। आप किसी और तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने इन दोनों में से कोई तरीका जो है ना वो अप्लाई करना है, ठीक है ना। आप ये तरीका नहीं अपनाना चाहते, ये तरीका नहीं अपनाना चाहते, इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा आपको कि जिस तरीके से मैंने आपको कोड कराया है उसी तरीके से करो, क्लियर। लाइक जिस तरह जो है वो कुछ लोग जो है वो न्यू ऑपरेटर यूज नहीं करना चाह रहे, नहीं करते, एमलॉग ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह डिलीट के अलावा भी आपके पास फ्री का ऑपरेटर है, फ्री का मेथड है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है वो आपके पास लेआउट है एक काम को करने के। जी ओके जी। अब मैं आपसे कह रहा हूं डिलीट स्पेसिफिक, और यहां हमने की पास कर दी। किसी स्पेसिफिक नोड को अब आपने डिलीट करना है। किसी स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना है, कैसे होगा? डेफिनेटली सर्च करोगे पहले, ठीक है। STU static P is equal to search
P आपने फाइंड कर लिया। अब P पॉइंटर जो है वो आपको अगेन स्पेसिफिक नोड पे नहीं लेके जाना चाहिए, उसको एक नोड पहले लेके जाना चाहिए, ठीक है ना। एक नोड पहले जाकर रुकेगा तो तभी आप उसको डिलीट कर सकते हो। अगर वो स्पेसिफिक नोड पे जाके रुकेगा तो आप उसको बैकवर्ड मूव करके आप उसको लिंक नहीं कर सकते, ऐसा ही है ना। सो सर्च वाला मेथड जो जिसमें हमने एक नोड पहले जो है वो रिटर्न किया था P को, वो यहाँ आप यूज करोगे, ठीक है ना। सर्च के दो मेथड बना सकते हो, एक वो मेथड जो कि एग्जैक्टली आपको उस नोड पे रिटर्न कर रहा है वो नोड। सर्च का दूसरा मेथड आप वो बना सकते हो जो कि एक नोड पहले आपको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको कॉल कर सकते हो। स्पेसिफिक नोड को डिलीट करना है, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? नंबर 1 नॉट फाउंड, नंबर 2 फर्स्ट वन, नंबर 3 लास्ट वन, नंबर 4 only one value, only one node. क्या हो सकता है? इतना कुछ करने के बाद क्या डिफिकल्ट रह गया? तो डेफिनेटली अब आपने उसको पहले आपने ये फाइंड किया कि मैंने करना क्या क्या है। आपको ये पता था कि जब मैंने ये 4 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो अब इन 4 केसेस के अगेंस्ट जो है वो कोड करना डिफिकल्ट नहीं है। नॉट फाउंड हमने किया हुआ है, फर्स्ट वन किया हुआ है, लास्ट वन किया हुआ है, ओनली वन वैल्यू किया हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी हमने किया हुआ है। कर सकते हैं आप उसको फंक्शन कॉल करोगे तो उसमें कंट्रोल ट्रांसफर होगा, फिर चीजें होगी, तो आप उसको करना चाहे तो कर भी सकते हैं। अभी हम कॉम्प्लेक्सिटी वाले एस्पेक्ट से नहीं देख रहे उसको, तो आप उसको कॉल करना चाहे तो कर सकते हैं। क्लियर? ओके जी, लास्ट वन टास्क है अभी आज का, कि बस लास्ट वन है, लास्ट वन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लास्ट वन टास्क है रिवर्स। लिंक लिस्ट को हमने रिवर्स डिस्प्ले करना है। आपके पास वैल्यूज है, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको रिवर्स में डिस्प्ले करके दिखाएं मुझे। सिंगली लिस्ट है, आप फॉरवर्ड मूव हो सकते हो, आप बैकवर्ड मूव नहीं हो सकते। लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि आपने बैकवर्ड मूव करना है। क्लियर? टारगेट ये है कि आपने बैकवर्ड मूव करना है। एक तरीका ये है, बहुत आसान तरीका है। अगर आपको रिकरियन आती है, टोटल 3 से 4 लाइनों का कोड है। नहीं आती? आइटरेशन तो आती है ना? बस ठीक है, अभी आइटरेशन से कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है उसको रिकर्सिव मेथड से देख लेंगे कि रिकर्सिव मेथड से ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है? ओके जी। अब मैंने इसको डिस्प्ले करना है रिवर्स ऑर्डर में।
मैं फर्स्ट और लास्ट दो पॉइंटर्स जो है इनको मैं चेंज नहीं करना चाह रहा। डेफिनेटली मैं इनको चेंज करूंगा तो डेटा लॉस हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, मैं दो पॉइंटर्स और ले लेता हूं, एक जो है वो स्टार्ट के नाम से और एक पॉइंटर जो है वो एंड के नाम से ले लेता हूं। ठीक है, एक एस पॉइंटर ले लिया, एक ई पॉइंटर ले लिया। पहला टारगेट क्या है? सबसे पहले मैं क्या करूं, मुझे ये वैल्यू चाहिए। इस वैल्यू को एक तरीका ये है कि मैं डायरेक्टली लास्ट से प्रिंट कर लूं, एस ई में जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दूं। मैं अभी ई से नहीं प्रिंट करना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे जो है वो 4 पे भी पहुंच जाऊं और ई पे भी पहुंच, लास्ट में जो वैल्यू है उस पे भी पहुंच जाऊं। क्योंकि मैंने सिर्फ जो है वो ये वैल्यू नहीं डिस्प्ले करनी, इसके बाद ये वाली वैल्यू भी डिस्प्ले करनी है। मुझे पहला टारगेट ये है कि मैं सेकंड लास्ट नोड तक पहुंच जाऊं। सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए मैं ये जो ई पॉइंटर है, ठीक है, मैं इसको ये कर देता हूं, एक और पॉइंटर ले लेता हूं S1, एक S1 ले लिया, एक S2 ले लेता हूं, दो पॉइंटर्स ले लेता हूं, एक S1 एक S2। ठीक है, बल्कि इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, ऐसे एक से ही आपका मसला हल हो जाएगा। हमने पॉइंटर लिया हुआ था एस का, एस पॉइंटर मैंने लिया हुआ है, मैं यहां इसको मूव करता हूं एस को, इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि फर्स्ट पॉइंटर तो हमारे पास है ना ऑलरेडी। जब फर्स्ट पॉइंटर हमारे पास है तो इसलिए हमें यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। एस पॉइंटर को मैं मूव करता हूं उस वक्त तक जब तक कि उसके नेक्स्ट में जो है वो ई ना आ जाए। अगर मैं लास्ट की बात करूंगा तो क्या होगा, हर दफा मुझे लास्ट तक लेके जाएगा, लेकिन मैं उसे ये चाह रहा हूं कि मुझे हर दफा लास्ट तक ना लेके जाए, बल्कि हर दफा मुझे ई तक लेके जाए। क्योंकि ई पॉइंटर को मैं हर दफा क्या करूंगा, ई पॉइंटर को हर दफा मैं एस तक ले जाऊंगा। एक दफा जब ई पॉइंटर को मैं एस पे ले जाऊंगा, ई पॉइंटर यहां आ गया, ठीक है ना। बाद में जब ई पॉइंटर यहां आ गया है तो मैं वापस एस को यहां स्टार्ट पे ले आऊंगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ है कैसे हो सकता है, ठीक है ना। सो हमने कहा उसे कि while s of next is not equal to e, जब तक s का नेक्स्ट जो है वो e के इक्वल ना हो जाए, क्या करो, s इज इक्वल टू s ऑफ नेक्स्ट। s आगे मूव होता रहा, जब s यहां पहुंच गया 4 वाली लोकेशन पे तो ये लूप टर्मिनेट हो गई। क्लियर? देखिए ना, जब s के नेक्स्ट में e आ गया तो ये लूप टर्मिनेट हो गई। जब ये लूप टर्मिनेट हो गई है उसके बाद मैंने कहा है उसे सी आउट ई ऑफ आईडी। ई का आईडी इसने मुझे डिस्प्ले कर दिया। जब ई का आईडी से डिस्प्ले किया 5 आ गया मेरे पास। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, ये जो ई था मैंने कहा है हम ई को एस के इक्वल कर देंगे। ई को जब एस के इक्वल कर देंगे तो ई जो है वो एक इंडेक्स पीछे आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा ई इज इक्वल टू एस जी। जब मैंने कहा ई इज इक्वल टू एस, ई यहां आ गया, ठीक है। ई यहां आ गया, ई यहां से खत्म हो गया। एस ऑफ नेक्स्ट, क्लियर? ओके जी। जब उससे हमने कहा E इज इक्वल टू एस, तो अब E जो है वो यहां एस पे आ गया, क्लियर? E यहां आ गया। अब मैंने यहां से कहा हुआ था अगर
कि s इज इक्वल टू फर्स्ट। इनिशियली s तो फर्स्ट के इक्वल था ना, इनिशियली s फर्स्ट के इक्वल था। अब मेरा इतना काम हो चुका है कि मैं s मेरा e जो था वो यहाँ था, e को मैं यहाँ ले आया हूँ और s को वापस मैं यहाँ ले आया हूँ। ऐसे क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है, ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है, इसको मैंने रिपीट करना है। इस ब्लॉक को मैंने रिपीट करना है ताकि जो है वो while s is not equal to So E is not equal to. e is not equal to first. क्लियर? e हर दफा आपका बैकवर्ड पे आ रहा है ना, e पहले ये था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर e यहाँ आया, ठीक है? उसके बाद आपने जो है वो लुक ऑफ की टर्मिनेट होगी। अब इसमें जो है वो एक इशू है, ये फर्स्ट वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, ठीक है? तो उसके बाद प्रिंट कर लें। ओके जी, क्वेश्चन ये का है कि जब हम s को मूव करा रहे हैं तो f को क्यों नहीं मूव करा रहे? जी, कौन आंसर करेगा? देखिए यहाँ हमने जब s को f को मूव कर देंगे, f वो पॉइंटर है जो हमें बता रहा है कि फर्स्ट नोड कौन सी है, l वो पॉइंटर है जो हमें बता रहा है लास्ट वन नोड कौन सी है। अगर हम f को ही मूव कर देंगे, आगे कर देंगे, तो ये तो सारे लास्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टास्क ये है, इसको प्रॉपर्ली अब रिवर्स करना है। अभी ये रिवर्स नहीं हुई, अभी ये रिवर्स में डिस्प्ले किया हमने। टारगेट ये है कि अब इसको प्रॉपर रिवर्स करना है, और रिवर्स कैसे करना है कि इनके एड्रेसेस चेंज ना हो। 1001, 2002, 3003, 4004 और 5005, ठीक है? ये एड्रेसेस जो हैं 5 यहां स्टार्ट में आ जाए, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, ठीक है? और 1 पे आपके पास जो है वो नल आ गया। एड्रेसेस जो है वो इसके वही एड्रेसेस सेम, 5005, 4004, 3003, 2002 और 1001। यहां तो से डिस्प्ले कर दी है रिवर्स में। कैसे करेंगे इसको? फिर E के नेक्स्ट में S डाल दो। जी, फिर E के नेक्स्ट में S डाल दो। चलिए ये टास्क है आपका, ठीक है ना? नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास के जो टास्क दिए हुए हैं मैंने, ठीक है, उसमें से एक टास्क ये है, ठीक है? सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे। मुझे जो है वो अटेंडेंस लैब वाली